नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। करियर और एजुकेशन से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम गाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि आप साइंस के फील्ड में कैसे अपना करियर बना सकते हो, और इसी के साथ ही कंप्यूटर साइंस जो कि आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है, इसमें करियर के कौन कौन से विकल्प है। और इन दोनों ही सब्जेक्ट पर चर्चा करने के लिए एक फाइल से हमने 2 गेस्ट हमारे बीच इन्वाइट किए। सबसे पहले फैकल्टी ऑफ साइंस के HOD डॉक्टर शांति स्वरूप दुबे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, और इसी के साथ ही फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस से हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर पिंकी चौहान डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गई है। डॉक्टर शांति स्वरूप, पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि आपसे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ नई एजुकेशन पॉलिसी की, तो इसमें और पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में आप क्या डिफरेंस देखते हैं। साथ ही ये भी बताइए हमें कि क्या 1 में ये नई एजुकेशन पॉलिसी लागू है। जी मैडम, सबसे पहले तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, एक मौका दिया कि अपनी बात को रख सकें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले की जो शिक्षा पद्धति थी और आज की जो नया एजुकेशन पॉलिसी जो पूरे देश भर में लागू हुई है, हालांकि ये पॉलिसी 2020 में ही लागू हो गई थी, लेकिन अपने प्रदेश में पिछले वर्ष 2024 से अपने विश्वविद्यालय में ये लागू हुआ है। पहले क्या रहता था कि कोई भी बच्चा जब क्लास 12वीं पास आउट करके आता था हायर एजुकेशन में, तो उसके लिए कुछ बाउंडेशन रहता था कि आप ये फला सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हैं। अब वो गवर्नमेंट ने नया एजुकेशन पॉलिसी में ये बाउंडेशन हटा दिया है। जैसे अगर आप BSc में एडमिशन लेते हैं तो BSc में 2 ग्रुप हैं, एक मैथमेटिक्स ग्रुप है, दूसरा लाइफ साइंस ग्रुप है। इसमें सब्जेक्ट के कम्बिनेशन बने हुए हैं, तो आप कोई सा भी 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक सब्जेक्ट आप किसी दूसरे फील्ड का, चाहे वो आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, या मैथमेटिक्स वाला बायोलॉजी का, और बायोलॉजी वाला यहाँ तक कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को भी चूज कर सकता है। ये उसके लिए क्या है कि एक छूट दी गई है कि बच्चा अपने एक मेन विषय के साथ साथ एक दूसरे सब्जेक्ट का भी, यानी दूसरे संकाय का एक सब्जेक्ट चूज कर सकता है। इससे फ़ायदा ये होगा कि कई बार क्या होता है कि जब बच्चा आगे पढ़ करके उसको लगता है कि यार हमको अगर ये सब्जेक्ट में पढ़ा होता तो आज हमको ये करियर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी होती। इस कारण से उसको ये विकल्प दिया गया है कि वो बच्चा किसी भी स्ट्रीम का एक सब्जेक्ट चूज कर सकता है। दूसरा, अब इसमें क्या हुआ है कि पहले के जो कोर्स होते थे वो ऑनर्स का एक अलग प्रकार का करिकुलम होता था, एक अलग सब्जेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर बना रहता था। अब इसमें क्या किया कि कोई बच्चा जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है तो फर्स्ट ईयर के बाद मान लीजिए वो किसी कारण से कहीं उसकी जॉब लग गई या आर्थिक कोई समस्या आ जाती है, जिसके कारण से वो पढ़ाई को ड्रॉप करना चाहता है, तो पहले ईयर में भी वो छोड़ सकता है। और पहले ईयर में छोड़ने के कारण उसको क्या है, यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट एक दे करके उसको वापस भेज देती है। अगर 2 साल करने के बाद अगर आप छोड़ते हैं तो उसको डिप्लोमा देते हैं, और 3 साल के बाद डिग्री, चौथे साल जब आप करते हैं तो ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री देते हैं। ऐसा हमारे केवल विश्वविद्यालय में नहीं, पूरे देश भर में ये प्रोग्राम लागू है, हमारे विश्वविद्यालय में भी लागू है। बिल्कुल, तो काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए, और मुझे लगता है जैसे कि आपने बताया कि 1 में अगर इसे लागू किया भी गया तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स को कई फायदे ही इसके मिल रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर पिंकी, आपके पास मैं आती हूँ। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस की, देखिए काफ़ी डिमांडिंग ये सब्जेक्ट है। अगर मैं आज की डेट में बात करूँ तो बहुत सारे लोगों को हमने सुना है इसमें, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। लेकिन एक बार ज़रा दर्शकों को आप बताइए कि इसमें कौन कौन से 1 में कोर्सेस होते हैं कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए। सबसे पहले शुभांगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ इन्वाइट करने के लिए। हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में बहुत सारे कोर्स ऑफ़र किए जाते हैं, जैसे MCA, BTech, BCA, MCA, PhD कोर्स भी रन किए जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाता है। हमारा मेन फोकस स्टूडेंट को ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है, जहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल को भी लर्न करता है। हम लोग क्लासरूम के साथ साथ प्रोजेक्ट्स, लैब्स और इंडस्ट्री लेक्चर के थ्रू रियल वर्ल्ड एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, ताकि वो एकेडमिकली एंड प्रोफेशनली डेवलप हो सके और जॉब रेडी हो सके, और इन फ्यूचर चैलेंजेस के लिए रेडी रहे
बिल्कुल, तो हम इतना तो समझ चुके हैं कि एक फाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में बच्चों को हर तरीके से रेडी किया जाता है, ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि उनका कहा जाता है होलिस्टिक डेवलपमेंट उनका यहाँ पर किया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। डॉक्टर शांति स्वरूप, आपका इस एक बार फिर मैं आती हूँ। देखिए, आपसे अगर मैं बात करूँ, कहा जाता है कि जो यंगस्टर्स होते हैं वही हमारे देश का भविष्य होते हैं, क्योंकि आगे चलकर वही बहुत सारी फील्ड में जाते हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं, विकास करते हैं। अगर मैं बात करूँ साइंटिफिक डेवलपमेंट की हमारे देश में, तो इसमें युवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, आप देखेंगे पूरा वर्ल्ड लेवल पर अगर आप देखेंगे तो आज की जो स्थिति है, आप देख रहे हैं कि चाहे रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो, इधर इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, और बाकी और भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें आप देखेंगे कि जिस देश का वैज्ञानिक अपने शोध को एक ऊंचाई के स्तर पर लेकर के जाता है, ऊंचाई के स्तर पर ही लेकर के नहीं जाता बल्कि उसको अपने देश के लिए काम में लाता है, वो देश आप देखेंगे कि वही देश आज पूरे विश्व के परिदृश्य में ग्लोबल स्तर पर वही छाए हुए हैं। चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या स्पेस साइंस के क्षेत्र में हो, यहाँ तक कि वो सशस्त्र बल यानी जो मिलिट्री इक्विपमेंट उत्पादन करते हैं, ऐसे सभी जगहों पर। तो ये सब जगहों पर विज्ञान की ही शोध का कार्य है, और हम ये कोशिश करते हैं कि अपने विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ लड़का केवल एक अच्छा वैज्ञानिक ही न बने बल्कि वो अपने देश के लिए काम करे, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहता है। और देश का, चूँकि हमारे देश की आबादी आप सब लोग जानते हैं कि लगभग 65% आबादी यूथ के ही जाती है। अगर ये यूथ के मन में ये भाव आ जाता है कि हमको अपने देश के लिए काम करना है और ऐसी शिक्षा लेनी है जो देश के काम में आए, तो वो देश निश्चित रूप से आगे बढ़ता है, और हमारे विश्वविद्यालय का भी यही उद्देश्य होता है। बिल्कुल, ये मोटिव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं वही कहीं ना कहीं हमारे देश के फ्यूचर होते हैं। डॉक्टर पिंकी, फाइव में करिकुलम को इंडस्ट्री रिलेवेंट बनाने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाते हैं, क्या कदम उठाए जाते हैं, सर इसके बारे में बताइए। इक्फा यूनिवर्सिटी में करिकुलम को इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग रिलेवेंट बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड ऑफ स्टडी मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाती है, जो कि हर साल कंडक्ट कराई जाती है। इसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड एलुमनी एंड फैकल्टी मेंबर्स, एक्सटर्नल फैकल्टी मेंबर्स और इंटरनल फैकल्टी मेंबर्स के सेशन पर उनके सजेशंस पर करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। ये BOS बोर्ड ऑफ स्टडी मीटिंग हर साल कंडक्ट कराई जाती है। इसके बाद 6 मंथ रन करने के बाद उसका इफ़ेक्टिवनेस चेक करने के लिए एक फीडबैक, क्वेश्चन के बेसिस पे फीडबैक लिया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट, एलमनीज एंड स्टूडेंट से। इनके बेसिस पे, जिसके सेशन के बेसिस पे डेटा को कंपाइल करके उसको न्यू जो भी नेक्स्ट आपका जो BOS है उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ताकि हमारा करिकुलम जो है वो न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जा सके। तो एक लंबा प्रोसेस इसे हम कह सकते हैं। डॉक्टर शांति स्वरूप, देखिए आज की डेट में हम देखते हैं कि जो युवा हैं वो अगर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पेरेंट्स भी जो अपने बच्चों का एडमिशन देते हैं स्कूल में, सबका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, सभी एक रेस में भागने ज़िंदगी के, जहाँ पर उनको जॉब करना है जल्दी से जल्दी। वो ऐसे कोर्स चूज़ करते हैं जिसमें उन्हें जॉब अच्छी मिले, ना कि अपने इंटरेस्ट को वो ध्यान में रखते हैं। लेकिन आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो हमारी पढ़ाई होती है या फिर साइंस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ज्ञान लेना, नौकरी करना, या फिर क्या? नहीं, देखिए ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हर यूथ को उसके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि जब आप मन लगा करके अच्छी पढ़ाई करते हैं तो आप, जब आपका उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना होता है, तो आपकी नौकरी या रोजगार जिसको हम कहते हैं, रोजगार तो अपने आप आना ही है। आपका उद्देश्य केवल ये होना चाहिए कि हम जो विषय पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, तो हमारा उद्देश्य केवल ज्ञान को अर्जित करना होता है। अगर ये उद्देश्य होगा तो आपके साथ पैसे तो पीछे पीछे आएगा ही। जिसके पास नॉलेज है उसी के को काम मिलता है, उसी के पास लोग जाते हैं और उनको तो बुला करके लेके आते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ आइए, हमारी इंडस्ट्री में काम करिए, हम आपको, आपका मुँह मांगा जो आप मानदेय कहेंगे वो मानदेय हम देने के लिए तैयार हैं। तो आपका उद्देश्य केवल ये होना चाहिए कि हमको ये पूरे 3 साल जो जिसमें हमने प्रवेश लिया है, चाहे वो BSc का कोर्स हो, इंजीनियरिंग का कोर्स हो या एग्रीकल्चर का कोर्स हो, किसी में आप एडमिशन लेते हैं तो आपका पहला उद्देश्य केवल ज्ञान को अर्जित करना है।
बाकी के बारे में आप मत सोचिए, बाकी अपॉर्चुनिटी तो आपके पास अपने आप दौड़ती हुई चली आएगी। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि देखिए अगर आपके पास नॉलेज होगी, आप टैलेंटेड होंगे, तो आपको नहीं जाना पड़ेगा बल्कि लोग आपको बुलाएंगे। डॉक्टर पिंकी, देखिए अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस की, ये सब्जेक्ट अपने आप में एक मॉडर्न सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजीज होती है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं वो नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ रहें। ये ना होना, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए कि वो बाद में अगर गया जॉब के लिए तो उन्हें नई चीज़ें मिल रही है। तो एक फाइल में कैसे उन्हें अपडेटेड रखा जाता है टेक्नोलॉजी से? जी शुभांगी जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मॉडर्न सब्जेक्ट हमारे यहाँ जो है यूज़ किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो इसके लिए ट्रेन में रहने के लिए हम हर साल BOS कंडक्ट कराते हैं, जिसमें ट्रेन में जो भी चल रहा है, ठीक है, वो सब सब्जेक्ट हम लोग कंडक्ट अपने यूनिवर्सिटी में उनको रन करते हैं और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ये सब हम लोग देते हैं। और क्लासरूम के साथ साथ हम स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स, लैब्स, इंटर्नशिप ये सब के लिए भी मोटिवेट करते हैं, ताकि वो जो भी आपके न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको वो लर्न कर सकें। साथ ही साथ हमारे यहाँ न्यू टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, बिग डेटा, IoT, ब्लॉकचेन जैसे सब्जेक्ट को कवर किया जाता है। एंड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे पाइथन, जावा, R प्रोग्रामिंग, C++ जैसे प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। और वेब डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के लिए हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, PHP जैसे फ्रेमवर्क जैसे Node.js, रिएक्टिव ये सब यूज़ करते हैं। इनसे स्टूडेंट अपडेटेड रहे और ये सब का यूज़ करके वो फ्यूचर में जो भी मतलब चैलेंजेस हैं उनका सामना कर सके। बिल्कुल, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के आपने नाम लिए, हालांकि सभी काफ़ी मॉडर्न चीज़ें हैं, जिससे मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है ये। लेकिन एक बात आपने बहुत सही कही कि क्योंकि माना जाता है कि इंटर्नशिप आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे वहीं पर सीखते हैं कि उन्हें जब आगे जॉब वो करेंगे तो उन्हें क्या काम करने मिलेगा और क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। डॉक्टर शांति स्वरूप, आपके पास अगर मैं NSS की बात करूँ तो यहाँ पर इसके अंतर्गत एक फाइव में कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाती है? देखिए, हमारे विश्वविद्यालय पिछले 3 वर्षों से NSS हमारे विश्वविद्यालय में लागू है। इसमें कई तरह के हम लोग सोशल वर्क करते हैं। गांव में जाकर के विजिट करना, वहाँ का तालाब की साफ़ सफाई करना, या जो सार्वजनिक भवन है, चाहे वो पंचायत हो या आंगनबाड़ी केंद्र हो, चूँकि हमारा विश्वविद्यालय ऐसे जगह पर है, थोड़ा सा क्या है जहाँ पंचायत एरिया वहाँ पर है, तो ऐसे जगहों पर जा कर के अपने विद्यार्थियों को लेकर के इस तरह के कई तरह के एक्टिविटी और प्रोग्राम कराते हैं, जिससे विद्यार्थियों में ऐसा सेवा के प्रति एक भाव पहले से ही डेवलप हो। बिल्कुल। डॉक्टर पिंकी, अगर मैं बात करूँ एक फाइव में प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि कई बार बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पढ़ लें, अपना कोर्स कंप्लीट कर लें, बट उनके हाथ में जॉब ना हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्लेसमेंट उन्हें दिया जाए, ताकि वो उनके मोटिवेशन का कुछ मिले कि चलो आगे चलकर हमें जॉब मिलेगी अच्छी सी। तो एक फाइव में प्लेसमेंट के लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं? हमारे यहाँ प्लेसमेंट के लिए TPO, ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल है, जो कि काफ़ी एक्टिव है, जो कि स्टूडेंट के डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। सॉफ्टवेयर स्किल डेवलपमेंट, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं कंडक्ट करवाते हैं। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ टेक्निकल क्लब और इनोवेशन सेल है, जो कि स्टूडेंट के नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं। साथ ही ये सब चीज़ें स्टूडेंट को एक मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो स्टूडेंट है वो एकेडमिकली और प्रोफेशनली डेवलप हो सके और जो भी प्लेसमेंट के लिए रेडी रहे जॉब के लिए। साथ ही साथ वो जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इजीली फेस कर सके। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, ताकि उनके मन में किसी प्रकार का डर ना हो। डॉक्टर शांति स्वरूप, आपने देखिए इसके पहले हमें विस्तार से बताया कि NSS होता क्या है, लेकिन एक बात ये भी समझना चाहते हैं आपसे कि अगर NSS की मैं बात करूं तो इसमें युवाओं में कितने चेंजेस इसके बाद आते हैं, उनकी पर्सनैलिटी पर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, इसका सबसे जो बड़ा असर हम जिसको समझते हैं वो ये कह सकते हैं कि एक सामान्य विद्यार्थी को आप देखेंगे जो NSS में पार्टिसिपेट नहीं किया है, और एक NSS का कोर्स करके, यानी NSS में जो 2 साल अपना बिता करके, चाहे वो B सर्टिफिकेट हो चाहे C सर्टिफिकेट लेकर के जब वो आता है
और आने वाले समय में यानी भविष्य में वो अपने ऐसी कोई जब विपरीत परिस्थिति क्रिएट होती है जहाँ पर कोई दुर्घटना हो या ऐसा बाढ़ आपदा का जगह पर कहीं वो दिखाई देता है, तो वो विद्यार्थी क्या रहता है जिसने एनएसएस किया है तो उसको एक कॉन्फिडेंट रहता है और जहाँ कहीं ऐसे आपदा की जगह पर वो स्वतः प्रेरित होकर के उस जगह पर जाता है और अपनी सेवा प्रदान करता है। एक सामान्य विद्यार्थी जो एनएसएस नहीं किया हुआ है, यानी वो एनएसएस में आया ही नहीं, कोई सर्टिफिकेट उसके पास है नहीं, तो वो क्या है कि वहाँ जाने से थोड़ा उसके अंदर झिझक रहती है। ऐसे सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एनएसएस वाला विद्यार्थी वो स्वतः ही अपने आप चला जाता है, वहाँ पर सेवा कार्य करता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेसिक डिफरेंस रहता है। बिल्कुल, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, हालांकि लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, वो बात अलग है। डॉक्टर पिंकी, देखिए अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स के मोटिवेशन की तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च की बात करूँ, डेवलपमेंट की बात करूँ, तो यहाँ पर एक फाइव में कैसे बच्चों को मोटिवेट किया जाता है समय समय पर? जी, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए उनको टाइम टाइम पर मिनी प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया जाता है, ताकि वो जो भी टेक्नोलॉजी सीखे हैं उनको मतलब उनको बाहर जाके वो उनसे मतलब एक्सप्लोर कर सकें। और साथ ही साथ जो भी यहाँ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनमें पढ़ाने के साथ साथ उनको एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कराया जाता है। रिसर्च की अगर मैं बात करूँ तो रिसर्च में यहाँ पे हमारे यहाँ रिसर्च स्कॉलर्स को पूरा फुल इन्वायरमेंट दिया जाता है जहाँ के वो रिसर्च कर सकें। साथ ही साथ यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स जो भी हैं उनको प्रॉपर गाइड करते हैं और पेपर लिखने में, रिसर्च पेपर लिखने में और पब्लिश करने में भी पूरा हेल्प करते हैं उनका। बिल्कुल। डॉक्टर शांति स्वरूप, देखिए उन्नत भारत अभियान से इक्फाई जुड़ा हुआ हमने सुना है, ज़रा ये बताइए कैसे इसे जुड़ा इक्फाई और इसके साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, उन्नत जो वर्तमान की केंद्र सरकार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने के प्रेरणा से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कि भारत को उन्नत बनाना है। इसके लिए एक नेशनल कोऑर्डिनेटर इंस्टीट्यूट बना जो आईआईटी दिल्ली का है, और इसी तरीके से हमारे प्रदेश में एनआईटी हमारा रीजनल कोऑर्डिनेटर है। तो इससे क्या हुआ कि पिछले 3 वर्ष पहले इक्फाई विश्वविद्यालय उन्नत भारत अभियान से जुड़ा। इसमें ये रहता है कि आपको के इंस्टीट्यूट को, आपके विश्वविद्यालय को कम से कम 5 गांव, अपने नज़दीक सराउंडिंग एरिया के 5 गांव गोद लेने होते हैं, और गोद लेने के बाद आप वहां जा कर के उन 5 गांवों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट सर्वे करते हैं। यानी कि वहाँ क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या परेशानियां हैं, स्कूल, सरकारी जो मकान है, सरकारी योजनाओं का कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, ऐसे कई पैरामीटर्स पर एक सर्वे करते हैं। और वो सर्वे हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजते हैं, उनके वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक डेटा आ जाता है कि हमारे जो गांव हैं उनकी क्या स्थिति है, सड़क कितना है, कितना पेट्रोल पंप कितने हैं, एटीएम कितने हैं, पंचायत भवन है कि नहीं, उचित राशन मूल्य की दुकान है कि नहीं, ऐसे कई पैरामीटर पर सर्वे करने के बाद हम उनके वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। इसके बाद कई एक्टिविटी उन गाँव में हमको करना होता है। बिल्कुल, मुझे लगता है इसका उद्देश्य बहुत साफ है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये उन गांव के लिए भी लाभदायक होता है जिनकी समस्याएं सरकार तक, प्रशासन तक शायद नहीं पहुंच पाती है, और स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो भी चीज़ों से वाकिफ हो पाते हैं कि उनके देश के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे चीज़ें फिलहाल कैसी चल रही है। डॉक्टर पिंकी, आपसे मैं एक बात करती हूँ, क्योंकि देखिए अक्सर लोग एक 5 में नेट का ही सहारा लेते हैं इसको जानने के लिए, लेकिन क्योंकि हमारे दर्शक इंतजार भी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ इस फील्ड की, तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स है 5 में? इक्फा यूनिवर्सिटी में जैसे मैंने अभी बताया था आपको, यूजी, पीजी, यूजी में आपका बीसीए, बीटेक, पीजी में आपका एमसीए, एमटेक एंड पीएचडी प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, जो कि सब टाइम पर मतलब जो इनका करिकुलम है वो अपडेट किया जाता है। और इनके साथ ही सब्जेक्ट की जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, आईओटी, एसडीएन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, बहुत सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं। डॉक्टर शांति स्वरूप, यूबीए के बारे में ज़रा हमें बताइए, और इसके तहत कौन कौन सी उल्लेखनीय पहल 5 में अब तक की गई है? पिछली बार हमने एक गांव में जा कर के प्लास्टिक फ्री ऐसा एक अभियान चलाया था। इसको ऐसा हमने 5 गांव में, जो हमने 5 पंचायत
गोद ले रखी है। 5 गांव में ऐसे कई प्रोग्राम हमने वहाँ पर जाकर के ऑर्गेनाइज की। नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। बिल्कुल, आप दोनों से हम बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन समय हमारे पास थोड़ा कम है, इसलिए एक आखिरी सवाल मैं आप दोनों से लेना चाहती हूँ। डॉक्टर शांति स्वरूप, पहले आपके पास आती हूँ मैं। एक फाई को लेकर एक कोई संदेश हमारे दर्शकों को दीजिए कि वहाँ पर स्टूडेंट्स क्यों एडमिशन लें, क्या वहाँ पर खास है, किस तरीके से एक्टिविटीज़ बच्चों को कराई जाती है उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जैसा अभी आपके पिछले कई प्रश्नों में हमने बताया कि एक फाई विश्वविद्यालय केवल सब्जेक्टिव नॉलेज भर के लिए नहीं है। एक फाई विश्वविद्यालय में आपके पास अपने संपूर्ण विकास का, यानी आपके लिए जीवन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं, इन सब चीज़ों का एक प्लेटफॉर्म एक फाई विश्वविद्यालय आपके लिए उपलब्ध कराती है। नॉलेज तो आपको मिलेगा ही, सब्जेक्ट का ज्ञान तो आपको मिलेगा ही, उसके अलावा अदर देन, यानी सब्जेक्ट के अदर देन आपको क्या क्या चीज़ें जीवन में हो सकती हैं, उन सब के लिए एक फाई चिंतित रहती है और कोशिश करती है कि अपने विद्यार्थियों में होलिस्टिक डेवलपमेंट हो करके यहाँ से विद्यार्थी निकले। बिल्कुल। डॉक्टर पिंकी, आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चे क्यों एडमिशन लें फाई में? जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ हमारे एक फाई में एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी चीज़ें स्टूडेंट को प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि प्लेसमेंट, रिसर्च, और उनका सिर्फ उनको डिग्री ही नहीं मिलती है यहाँ पे एक फाई में, जबकि पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ कराया जाता है। तो इसलिए अगर जो भी, जैसे कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, जैसे स्टूडेंट को ट्रेन कराया जाता है, यहाँ पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट एंड सेमिनार वर्कशॉप टाइम पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया जाता है, एलुमनी को इनवाइट किया जाता है, ताकि वो स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस दे सकें। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मतलब एक फाई यूनिवर्सिटी में एक ही प्लेटफॉर्म को स्टूडेंट को प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इसी कारण से एक फाई यूनिवर्सिटी हमारा मतलब छत्तीसगढ़ में टॉप यूनिवर्सिटी में काउंट होता है। बिल्कुल, बहुत सारी बातें आपने हमसे की, लेकिन देखिए इस बार के एपिसोड में मुझे ये थोड़ा ज़्यादा खास लगा, क्योंकि हमने ना सिर्फ फील्ड को लेकर बात की, साइंस को, कंप्यूटर साइंस को लेकर, बल्कि नई योजनाओं का भी जिक्र हमने यहाँ पर किया है। और मुझे ये सबसे खास लगा क्योंकि लोग इस योजना के सुनते तो रहते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर पता नहीं होता कि इसमें होता क्या है। और मुझे लगता है कि एक फाई की सबसे बेस्ट क्वालिटी मुझे अब तक की यही लगी कि इस योजना से, यानी कि भारत उन्नत योजना जिसकी हमने बात की है, इससे ये जुड़ा हुआ है, जिससे जो बच्चे हैं वो बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, उनका पूरा विकास यहाँ पर हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद, नमस्कार। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।